अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम अगेन इन बायो फॉर यू। जो आज का हमारा लेक्चर है वो है केमियोस्मोसिस के हवाले से। जो प्रीवियस लेक्चर था इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन का, उसमें मैंने आपको क्या बताया था कि NADH2 कितने हाइड्रोजन को पंप करता है और FADH2 कितने हाइड्रोजन को पंप करता है। अगेन हम कम्प्लेक्स 1 से स्टार्ट करते हैं। ये कम्प्लेक्स 1 है, फिर कोएंजाइम Q है, फिर कम्प्लेक्स 2 आ जाता है। यहाँ पे इसको मैं कम्प्लेक्स 3 लिख देता हूँ, यहाँ पे कम्प्लेक्स 2 कर देता हूँ जहाँ पे FADH2 एंटर और होता है। फिर साइटोक्रोम C यहाँ पे था, आपको पता है। फिर उसके बाद कम्प्लेक्स हमारा 4 आ जाता है और फाइनली जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं यहाँ पे वो कौन पिक करता है जी, वो ऑक्सीजन पिक कर लेता है। और ऑक्सीजन और इलेक्ट्रॉन्स को पिक करके दो अपने हाइड्रोजन को साथ मिला के और क्या बन जाता है, वाटर, और हमारा जो रिएक्शन है वो कंप्लीट हो जाता है। अब यहाँ मैंने आपको जो चीज़ बताई थी वो ये था कि ये वाली जो साइड है वो इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस की आ जाती है। दिस इज़ द स्पेस ऑफ द माइटोकॉन्ड्रियल मेम्ब्रेन। और यहाँ पे ये जो चीज़ आ जाती है इसे हम क्या कहते हैं, दिस इज़ द मैट्रिक्स ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया। तो यहाँ मैंने आपको कहा था कि NADH2 जो था वो यहाँ के एंटर हो रहा था, NADH2, और इस NADH2 के एंटर होने से यहाँ से हाइड्रोजन पंप होकर बाहर चले जाते थे, फिर यहाँ हाइड्रोजन पंप होकर बाहर जाते थे और फिर यहाँ हाइड्रोजन पंप होकर बाहर जाते थे। यहाँ 4 हाइड्रोजन, यहाँ से भी 4 और यहाँ से 2 हाइड्रोजन पंप होकर बाहर जाते थे। उसके बाद जब आके एंटर होता था क्या, FADH2, तो FADH2 यहाँ आके एंटर होता था और FADH2 के एंटर होने से अब आप इस रिएक्शन को यहाँ से कंसिडर करें तो जब FADH2 एंटर होगा यहाँ तो इलेक्ट्रॉन्स का फ्लो जब होगा तो अब कितने हाइड्रोजन पंप होंगे, 4 ये और 2 ये, तो 6 हाइड्रोजन पंप होंगे विद द मूवमेंट ऑफ FADH2। और NADH2 के मूवमेंट के साथ कितने पंप होंगे, 10 हाइड्रोजन पंप होंगे। आपने एक फार्मूला याद रखना है एंड दैट फार्मूला इज़ वेरी मच इंपॉर्टेंट आपको प्रोटॉन्स के हवाले से, चूँकि एनर्जी जो प्रोड्यूस हो रही है वो कीमियोस्मोसिस से होगी, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और पहले भी मैंने आपको बताया था, लेकिन वो उसके हवाले से मैंने आपको बताया था लाइट रिएक्शन के हवाले से। आपने ये करना है, क्यों हम इन पे फोकस कर रहे हैं हाइड्रोजन्स के ऊपर, आपने ये याद रखना है असल में जो 4 हाइड्रोजन्स की जो मूवमेंट है विच इज़ इक्वल टू 1 ATP राउंड अबाउट। सो 1 ATP के इक्वल है 4 प्रोटॉन्स जब मूव करेंगे उनसे 1 ATP प्रोड्यूस होगा। तो आप देखें अगर 10 हाइड्रोजन्स पंप होंगे तो 10 हाइड्रोजन्स पंप होंगे तो क्या होगा, 10 डिवाइडेड बाय 4 इज़ इक्वल टू 2.5। और इस 2.5 को हम क्या कहते हैं, रफली 3 कह देते हैं, तो 3 ATPs के इक्वल आ जाता है। सो 10 प्रोटॉन्स आर इक्वल टू व्हाट, 3 ATPs रफली, आपने ये याद रखना है। और इसी तरह से यहाँ कितने, एक NADH2 जो है वो जब मूव करता है इस सारे रिएक्शन से तो कितने हाइड्रोजन पंप होते हैं, 10 हाइड्रोजन पंप होते हैं विद द सिंगल NADH2। मैं लिखता हूँ एक NADH2 जब मूव करेगा तो उससे 10 हाइड्रोजन पंप होंगे और 10 हाइड्रोजन की पंपिंग से कितने ATPs हमें मिलते हैं, 3। दूसरी साइड पे FADH2 जब मूव करता है इस पूरे रिएक्शन में से तो कितने हाइड्रोजन पंप करता है भाई, 6 हाइड्रोजन पंप करता है। तो जब 6 हाइड्रोजन पंप करेगा तो क्या हो जाएगा, तो आपका जो FADH2 होगा वो आपको कितनी एनर्जी देगा, 6 हाइड्रोजन से आपको कितनी एनर्जी मिलेगी, वो आपको 2 ATPs मिलेंगे। कितने ATPs मिलेंगे, 2 ATPs मिलेंगे। ये बात आपने याद रखनी है और यही सारा क्रक्स है इस पूरे का कि असल में जो हाइड्रोजन्स हैं वो ATP के लिए रिस्पॉन्सिबल है, इसलिए हम कीमियोस्मोसिस की बात करते हैं। और हम ये भी कहते हैं कि एक NADH2 आपको कितनी एनर्जी देता है, एक NADH2 आपको 3 ATPs देता है और एक FADH2 आपको 2 ATP देता है। ये बात यहाँ पे हमने याद रखनी है और हमें पता होना चाहिए कि क्यों FADH2 हमें 2 ATP देता है और क्यों NADH2 हमें 3 ATPs देता है। सो दैट इज़ डिपेंडेंस ऑन द हाइड्रोजन आयंस और द प्रोटॉन्स। तो जितने कोई प्रोटॉन्स बाहर पंप करेगा उस हिसाब से वो एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। सो NADH2 पंप्स मोर इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स प्रोटॉन्स फ्रॉम द मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस, हेंस रिस्पॉन्सिबल फॉर द मोर प्रोडक्शन ऑफ ATPs। और NADH2 पंप 6 प्रोटॉन्स फ्रॉम मैट्रिक्स टू इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। सो 6 प्रोटॉन से जो एनर्जी मिलेगी वो 2 ATPs के इक्वल है। दैट इज़ वाई FADH2 गिव यू द मोर एनर्जी और FADH2 गिव यू द लेस एनर्जी। अब कीमियोस्मोसिस आप देखें, दिस इज़ वर्ड, दिस इज़ द मैट्रिक्स, और आप मैट्रिक्स से मूवमेंट किसकी तरफ हो रही है, टूवर्ड्स द इंटरमेम्ब्रेनल स्पेस। ये चूँकि सारी मेम्ब्रेन आ जाती है, वाटर बन जाता है। मैं यहाँ पे एक मॉलिक्यूल शो कर दूंगा इसी मेम्ब्रेन के अंदर, और वो मॉलिक्यूल कौन सा है जी, दिस मॉलिक्यूल इज़ बेसिकली द ATP सिंथेज। क्या चीज़ है,
ATP सिंथेज जगह नहीं बची, लेकिन आपने इसको मैं इसको अलग बना के भी आपको शो करूँगा। सो प्रोटॉन्स जो थे वो यहाँ से जो हाइड्रोजन्स थे उनकी पंपिंग हो रही थी, किसके अंदर पंपिंग हो रही थी, उनकी इनसाइड द मेम्ब्रेन। और जब उनकी पंपिंग हो रही थी तो पंपिंग से इस स्पेस के अंदर जो हाइड्रोजन्स थे उनकी अमाउंट ज़्यादा हो रही थी, तो एक्यूमुलेट हो रहे थे, पंप हो के हाइड्रोजन्स यहाँ पे। सो जितने हाइड्रोजन स्पेस के अंदर ज़्यादा हो रहे थे, तो अब वो क्या करते हैं, फिर इस स्पेस से ये जो हाइड्रोजन्स होते हैं वो मूव करते हैं इनटू द मैट्रिक्स। तो यहाँ से ये हाइड्रोजन मूव करेंगे और मूव करके कहाँ पे आएंगे, मैं इसको यहाँ ले आता हूँ ज़रा, ताकि ये हमारे पास जगह जो बची भी है। ये हाइड्रोजन्स किससे मूव करेंगे, ये ATP सिंथेटेज लगा हुआ है, जिसमें से क्या करेंगे, ATP सिंथेज, जिसमें से ये मूव करके आएंगे हाइड्रोजन्स फ्रॉम द स्पेस इनटू द मैट्रिक्स। पहले वो मूव कर रहे थे कहाँ से, वो मूव कर रहे थे मैट्रिक्स से स्पेस की तरफ, और जब मैट्रिक्स से स्पेस की तरफ मूव कर रहे थे तो पंपिंग हो रही थी। अब जो मूव करके आ रहे हैं अंदर, तो क्या हो रही है, उनकी ऑस्मोसिस हो रही है। और ऑस्मोसिस मैंने आपको क्या बताया था, क्या चीज़ होती है, मूवमेंट ऑफ वाटर होती है फ्रॉम द मेम्ब्रेन फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन। लेकिन यहाँ पे वाटर नहीं है, तो लेकिन वाटर का कंपोनेंट तो है, हाइड्रोजन तो मौजूद है, तो हाइड्रोजन की मूवमेंट हो रही है फ्रॉम हायर कंसनट्रेशन टू लोअर कंसनट्रेशन और थ्रू द मेम्ब्रेन। इस वजह से हम कहते हैं इसे ऑस्मोसिस। और जो काम की चीज़ यहाँ पे क्या हो रही है, इस जब ATP सिंथेज से ये गुजरता है तो ADP के साथ क्या मिला लेता है जी, अपने साथ एक फास्फेट मिल जाता है, और ADP से क्या बन जाता है, ATP बन जाता है। तो जो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है वो किससे हो रही है, वो एनर्जी प्रोड्यूस हो रही है हाइड्रोजन की मूवमेंट की वजह से। तो हाइड्रोजन हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव करता है, और किस में से गुजरता है, ATP सिंथेज से अंदर से गुजरता है, और इस गुजरने से ATP बन जाता है। ATP सिंथेज क्या बना लेता है जी, वो एनर्जी बना लेता है, विच इज़ द ATP। और आपने ये याद रखना है कि मैंने बताया आपको कि 10 हाइड्रोजन के मूव करने से 3 ATPs मिलेंगे, और 6 हाइड्रोजन की मूव करने से 2 ATPs मिलेंगे। और फिर इनको हमने रिलेट करना है किसके साथ, NADH2 10 हाइड्रोजन बाहर पंप करता है, और FADH2 6 हाइड्रोजन बाहर पंप करता है। तो जितने हाइड्रोजन कोई पंप करेगा उतनी एनर्जी बनाएगा, जो ज़्यादा हाइड्रोजन पंप करेगा वो ज़्यादा एनर्जी बनाएगा, जो कम हाइड्रोजन पंप करेगा वो कम एनर्जी बनाएगा। तो ऑस्मोसिस भी हो रहा है साथ में, और एक केमिकल रिएक्शन भी हो रहा है, जिसके केमिकल रिएक्शन के नतीजे में क्या बन रहा है, केमिकल रिएक्शन के नतीजे में बन रहा है जी हमारे पास व्हाट, ATP। तो केमिकल रिएक्शन प्लस ऑस्मोसिस, तो हम इसे क्या कहते हैं फिर, दिस इज़ नोन एज द केमी ऑस्मोसिस। और जो इसकी मूवमेंट है, इस मूवमेंट में ऐसी क्या बात है, जब इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से मूव करते हैं तो हम उसे कहते हैं, सॉरी नॉट इलेक्ट्रॉन्स बल्कि प्रोटॉन्स, तो हम उसे कहते हैं प्रोटॉन मोटिव फोर्स। तो जब यहाँ से चार्ज पार्टिकल है, चूँकि ये हाइड्रोजन, तो ये जब मूव कर रहा होता है तो मूव करते हुए उसे हम कहते हैं जी, इसकी मूवमेंट के दौरान उसे कहते हैं मूवमेंट, प्रोटॉन मोटिव फोर्स। कि जब प्रोटॉन मूव करेगा, मोटिव मीन्स मूव कर रहा है, और फोर्स जनरेट होगी, तो प्रोटॉन मोटिव फोर्स की वजह से इस ATP सिंथेज के अंदर एक चेंज आएगा, और उस चेंज के जो उसके अंदर चेंज आएगा, उस चेंज से वो क्या करेगा, ADP को फास्फेट के साथ मिला के ATP बना देगा। सो चार्ज पार्टिकल इस तरह से मूवमेंट करवाता है और ATP की प्रोडक्शन करवाता है। सो फाइनली हमने जो प्रोसेस पढ़ा था, जिसमें कि हमने कहा था कि ATP इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में से FADH2 और NADH2 के गुजरने से बनता है, उसको हमने कंक्लूड कर दिया यहाँ पे। लास्ट जो लेक्चर हमारा होगा उसमें मैं आपको एनर्जी का बजट बताऊँगा कि टोटल जो हमारी अब एनर्जी प्रोड्यूस हुई है ग्लाइकोलिसिस से लेके और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन तक, वो टोटल कितनी है, और उसे हम कैलकुलेट करेंगे एनर्जी बजट के अंदर। अगेन लास्ट में बाय फॉर यू को सब्सक्राइब करें और प्रेस द बेल आइकन फॉर द नोटिफिकेशन ऑफ न्यू वीडियोस। और मोस्ट इंपॉर्टेंट इज़ द डिस्कशन जो आप मुझसे करेंगे इन द कमेंट सेक्शन, ताकि मुझे पता चलता रहे चीज़ों का, और आप मुझसे क्वेश्चन भी पूछते रहें कि जो चीज़ें आपको समझ नहीं आती, और फिर हम उन्हें डिस्कस भी करते रहें। नेक्स्ट वीडियो में एनर्जी बजट वाली वीडियो में दोबारा आपसे मुलाकात होगी। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।